Hello friends, students, job seekers, engineers, professionals. I am Subhash Juneja, worked in the industry for almost 30 years as a senior management position, and I have conducted multiple interviews, especially in quality management systems, production, supply chain, new product development, HR, design development, machine shops, process improvements, ERP, IT, cost control, customer support, sales and other contractual manpower interviews. दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर इंटरव्यूज़ एज वेल एज उनके क्वेश्चंस एंड आंसर्स का डिटेल में डिस्कस किया है एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप नॉलेज गेन करेंगे और श्योरली आप सक्सेस हासिल करेंगे. In case further, if you want any help for passing out your interviews or you prepare effective resume, you can contact me. You can find out my email ID as well as my contact number in my channel, or you can subscribe my channel and I will send you the details. In this video, I am going to discuss on IATF 16949 as well as what are the different core tools, APQP, FM, EA, MSA, SPC, PPAP, and these are very important and critical core tools which are used for the automobile sectors. और दोस्तों, ये मेरी 5वीं वीडियो है. आप मेरी बाकी भी वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर आपको नॉलेज गेन होगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हैव ए सक्सेस, ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जो मैं अपने हर स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑल जॉब सीकर्स और इंजीनियर्स को देता हूँ. नंबर 1, you have to prepare yourself. Number 1, with skill, values and talents. आपके पास स्किल, वैल्यूज़ और टैलेंट होना ज़रूरी है. आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अपने स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, अपनी वैल्यूज़ को इंप्रूव करना पड़ेगा, इवन टैलेंट्स भी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट विद स्किल, एक्शन एंड बिलीव. आपको कॉन्फिडेंट भी होना पड़ेगा बिकॉज आपके पास स्किल की नॉलेज आ गई. आपको अपने से स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा. आपके एक्शंस पूरे कॉन्फिडेंट होना चाहिए और बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर कि यस, आई एम हैविंग स्किल, वैल्यूज एंड टैलेंट. सो वट एवर आई एम डूइंग नाउ, आई एम हैविंग ए फुल कॉन्फिडेंस एंड आई विल हैव ए सक्सेस. बी यूर सेल्फ. इसमें अगेन स्किल, आपके अंदर स्किल है. रिलैक्स रहें जब भी इंटरव्यूज देने जा रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करें कि यू आर हैविंग. नॉर्मली क्या होता है कि जब हम एक फ्रेशर या कुछ कम एक्सपीरियंस वाली जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है और मेरे को तो ये इंटरव्यू पास नहीं कर पाऊंगा. नो, इट इज़ अगेन डिपेंड्स ऑन योर बिलीव, योर एक्शंस, योर स्किल्स, योर टैलेंट, योर वैल्यूज, एंड यू हैव टू बी रिलैक्स एज वेल एज यू शुड फोकस ऑन योर स्किल्स. You will get the success, I am sure. So let's start. This is a first question. Normally आपको इंडस्ट्री में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो पूछ सकते हैं व्हाट इज ISO TS 16949 और प्लेन IATF 1694 भी पूछ सकते हैं. तो जब आप इसका आंसर देंगे तो इसमें सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए. तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स. अब पहला पॉइंट ये आता है कि ISO TC 16949 को जो हमने डेवलप किया उसका पर्पस था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट विद एम्फसाइजिंग ऑन प्रिवेंटिव एरर्स एंड रिड्यूसिंग वेरिएशंस. उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे जो वेस्ट जो हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर डेवलप हो रही है या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब हम वेस्ट बना रहे हैं उसको हम रिमूव कर लेंगे. और दूसरा पॉइंट आएगा कि ये एक स्टैंडर्ड है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने इशू किया इन द नेम ऑफ ISO TS 16949 बाय इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स. और इनके साथ में JAMA, जापान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशंस ने मिल करके विद टेक्निकल कमेटी के साथ में, अगर आपने फर्स्ट पॉइंट पे देखा होगा ISO TC मैंने जो लिखा हुआ है
That TC stand for the technical committee. So to produce and deliver innovative quality product to a global customer, इस सिस्टम को हमने डेवलप किया. अब इस सिस्टम के अंदर जो इनकॉर्पोरेट किया, जो टीसी टीम थी ISO की, उसका नाम था ISO TC 176, और ये क्या थी? क्वालिटी मैनेजमेंट एज वेल एज क्वालिटी एश्योरेंस. एंड क्वालिटी एश्योरेंस मतलब कि आपका जो आउटगोइंग प्रोडक्ट है उसको एश्योर करना कि यस, मेरा जो कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट जा रहा है वो परफेक्ट और एज पर माई स्पेसिफिकेशन जा रहा है. फोर्थ पॉइंट है कि ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट है कि ये 1990 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से. इन अक्टूबर 2016 ISO TS 16949 ऑफिशियली रिप्लेस्ड IATF 16949. पहले इसके साथ में TS भी लगता था और ISO भी लिखा जाता था, बाद में इसको रिप्लेस किया गया. और अभी तक ये फोर्थ है. पहला था 1999 में आया था, फिर उसके बाद में 2002 में आया, फिर उसके बाद में 2009 में आया, और अभी जो है 2016 में अभी हम लोग यूज कर रहे हैं. अब हम दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट IATF 16949. और इसका क्या एक्सप्लेन करना है? हमें स्टैंडर्ड क्लॉज स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है. अब स्टैंडर्ड क्लॉज स्ट्रक्चर यानी कि जो हमें अपना एक्सपीरियंस ISO का है एग्जैक्टली वहीं से, क्योंकि ये जो सिस्टम बना था ISO 9000 2015 के बेसिस पर बना था, और उसके अंदर जो 10 चैप्टर्स थे उसी को इनकॉर्पोरेट किया गया. इसके अंदर अब हमने क्या फोकस किया? स्कोप, रेफरेंसेस, टर्म्स एंड डेफिनेशंस, ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट, लीडर. 6 पे आ गया प्लानिंग, 7th पे आ गया सपोर्ट, 8 पे आ गया ऑपरेशन, 9th में आ गया परफॉर्मेंस इवेल्युएशंस, और 10 पे आ गया इम्प्रूव. सो दीज आर द 10 क्लॉजेस विच आर अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्लॉज स्ट्रक्चर. ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि 7 प्रिंसिपल्स क्या हैं IATF के. तो इसके अंदर जो हाई फोकस रहा इन 7 चीजों पर रहा. ये प्रिंसिपल्स हैं IATF 16949 के. इसमें पहला जो सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वो है कस्टमर फोकस्ड. सारी चीजें कस्टमर फोकस के इर्द गिर्द रहेंगी. नंबर 1. नंबर 2, लीडरशिप. लीडरशिप के ऊपर भी हाई फोकस किया गया सो दैट कि जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन करें वो लीडरशिप से ड्राइव हो. एवरीवन शुड बी पार्टिसिपेशन होना चाहिए. जितनी भी हमारी टीम है, ऑपरेटर से लेकर के टॉप मैनेजमेंट तक, एवरीबॉडी शुड पार्टिसिपेट. चौथा है प्रोसेस अप्रोच होनी चाहिए. नॉट हिट एंड ट्रायल, इट शुड बी प्रोसेस अप्रोच के साथ होना चाहिए. देन 5th इज द इम्प्रूव. 6th इज द एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए. यू शुड हैव सम एनालिसिस, यू शुड हैव सम ट्रेंड टू मेक द डिसीजंस. एंड 7th इज द रिलेशनशिप मैनेजमेंट. Relationship management is more towards the team building. 4th क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछा जाता है, व्हाट आर द 5 core tools. क्योंकि IATF जो है ये 5 बड़े टूल्स को मिल करके बना है, बिकॉज इट इज मोर टूवर्ड्स द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. तो ये जो 5 core tools हैं ये हाईली फोकस्ड हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सबसे पहला आता है FMEA, दूसरा आता है SPC, तीसरा आता है MSA, और 4th इज APQP एंड 5th इज PPAP. सो इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको दी है. इसके अंदर थोड़ा इसकी डिटेल भी आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए जब आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं. तो इसके साथ में मैं कुछ और भी, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं इतनी डिटेल में ये सारे 5 टॉपिक नहीं कवर कर सकता, तो मेरी बाकी वीडियोस के अंदर जब आप देखेंगे तो इसके अंदर मैं एक एक को लेकर के थोड़ा डिटेल के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज दीज 5 टूल्स आर वेरी क्रिटिकल. मैंने कोशिश की है APQP को आपको इसके अंदर थोड़ा अच्छे ढंग से समझाने के लिए. ये एक सब्जेक्ट है जो नॉर्मली पूछा जाता है इवन एट अ सीनियर पोजीशन आल्सो, व्हेन यू आर गोइंग फॉर सीनियर मैनेजर और द जनरल मैनेजर और इवन फॉर द असिस्टेंट मैनेजर.
Even engineers also today, even engineers also have to have all these knowledge. तो APQP है क्या? APQP इसका फुल फॉर्म है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग. इसका ये प्रोसेस है जो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किया जाता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की, किसके लिए? कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए. एंड इट हेल्प्स क्रिटिकल सब सिस्टम फ्रॉम कस्टमर प्रोस्पेक्टिव. जब हम इसको बनाते हैं तो कस्टमर की जो सिस्टम है, क्रिटिकल सब सिस्टम्स हैं, बिकॉज जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो किसी ना किसी अनदर असेंबली के अंदर जा करके लगना है, तो उसकी क्रिटिकलिटी भी हम इसके अंदर कई चीज़ें हम कैप्चर करते हैं, जिसको मैंने अब नीचे एक्सप्लेन किया है, आप इसको समझिएगा. पहला जो पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट इनिशिएशन एंड अप्रूवल. इसको हम प्लानिंग भी कह सकते हैं. दूसरा स्टेप जो आता है वो है प्रोग्राम अप्रूवल. अब पहले में अगर आप देखें तो जिसको मैंने नीचे दिया है डॉटेड लाइन में नीचे ले जा करके प्लान डिफाइन प्रोग्राम, तो इसमें पहले पूरा प्लानिंग किया जाएगा और उसको हम अपना डिफाइन करेंगे पूरा प्रोग्राम, जिसके अंदर पूरे स्टेजेस लिखी होंगी कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी हैं, स्टेज वाइज प्लानिंग के हिसाब से, जिसमें टाइम मैनेजमेंट भी होगी. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. और इसकी एक अप्रूवल की भी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप में. दूसरा स्टेप आता है प्रोग्राम अप्रूवल. अब इसका अप्रूवल चाहिए. अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या है कि पहले हम कोई भी चीज़ को बनाने से पहले हम डिज़ाइन एंड डेवलप करेंगे, और उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलप वेरिफिकेशन करेंगे. अब दोस्तों अगर आप इसको देखें, मैंने एक एरो लेकर के ब्लू कलर में दिखाया है, दैट इज़ अ डिज़ाइन FME है, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड विद द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इट इज़ अ प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप में हम क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि अब हमें बनाना है पीस. आफ्टर द डिज़ाइन एक छोटा पीस बनाएंगे, जिसके अंदर छोटी क्वांटिटी हम ले करके बनाएंगे. तो इसके अंदर क्या होगा? प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन होगा. और प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जब आ जाता है, जब प्रोसेस आ जाता है, तो इसको आप देखेंगे तो ये प्रोसेस FMEA की तरफ जाता है. तो FMEA, जिसको मैं एक अलग वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा, और जो डिज़ाइन से रिलेटेड है, अभी आप इतना समझिए, जो डिज़ाइन से रिलेटेड है इट इज़ डिज़ाइन FMEA, और इफ़ इट इज़ प्रोसेस देन इट इज़ प्रोसेस FMEA. इसको हम दूसरे तरीके से PFMEA भी कहते हैं, और डिज़ाइन के अंदर DFMEA भी कहते हैं. कई जगह आप ये पढ़ेंगे. नाउ फोर्थ स्टेज जो है हमारी है प्री मास प्रोडक्शन की, जिसके अंदर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का वेरिफिकेशन किया जाता है. जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसका और उसके प्रोसेस का वेरिफिकेशन करते हैं. और ये फोर्थ पॉइंट के ऊपर हमारा क्या आता है? इसमें प्रोडक्ट भी आ गया, प्रोसेस भी आ गया, वैलिडेशन भी हो गया, और एक जो फर्स्ट आर्टिकल बना उसकी प्रिपरेशन भी हमें समझ में आ गई कि क्या क्या चीज़ें हमें क्रिटिकली चाहिए. कई बार जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार हमने एक जिग बनाया, तो एक जिग के अंदर जब बनाने के बाद में जब हमने देखा कि हमारा जो पीस बन रहा है उसके अंदर वार्पेज ज़्यादा आ रही है, तो मे बी हमने उस जिग को चेंज करना पड़ सकता है, या 2 जिग चाहिए हो सकते हैं. तो उससे हमारा क्या हुआ? प्रोसेस बढ़ गया, एक स्टेज बढ़ गई. तो ये वही स्टेज है कि जब हम प्रोसेस वैलिडेशन कर रहे होते हैं या फर्स्ट आर्टिकल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट. और फिफ्थ इज द मास प्रोडक्शन. नाउ दिस इज अ टाइम वेयर यू हैव टू थिंक फॉर द मास प्रोडक्शन. एंड फिफ्थ पॉइंट में हमने लिखा नीचे प्रोडक्शन, एंड इट इज़ बेसिकली जितनी भी फीडबैक आएगी, असेसमेंट होगा एंड करेक्टिव एक्शंस होंगे, उन सबको हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, एंड देन वी विल गो फॉर द मास प्रोडक्शंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 6th क्वेश्चन, फॉर सैम्पलिंग इंस्पेक्शन द मैक्सिमम डिफेक्ट्स दैट कैन बी कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री एज ए प्रोसेस एवरेज इज. अब एक सैम्पलिंग के इंस्पेक्शन के अंदर जो मैक्सिमम डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या सेटिस्फैक्ट्री होते हैं प्रोसेस एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से? पहला पॉइंट तो ये है कि इसको हम कहते क्या हैं सैम्पलिंग इंस्पेक्शन को? इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल.
इट इज़ बेसिकली AQL के नाम से काफ़ी जाना जाता है। तो अगर हम नॉर्मल में बहुत बात करते हैं तो AQL, व्हाट इज़ माय AQL लेवल फॉर दिस लॉट, तो वो लॉट वाइज कितनी लॉट की क्वांटिटी होती है AQL लेवल डिफाइन करते हैं हम। अब AQL, अब ये बेसिकली दोनों का आंसर जब आप इंटरव्यू में फेस कर रहे हो तो ये दोनों को आपने आंसर देना है, दोनों पॉइंट को आपने आंसर देना है। AQL को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव दैट द कस्टमर डेफिनेटली एक्सेप्ट, यानी कि अगर मेरे पास 100 पीस का एक लॉट है और मैंने उसके अंदर AQL डिफाइन किया 3 and 4, 3 इज माई एक्सेप्टेबल लिमिट एंड 4 इज माई रिजेक्शन लिमिट, यानी कि 100 में से अगर मेरे 3 एक्सेप्ट हो जाते हैं तो मैं उस लॉट को पास कर दूं, मतलब 3 मेरे अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो मैं उस लॉट को एक्सेप्ट कर लूंगा, और 4 होते ही मैं उस लॉट को होल्ड में डाल दूंगा एंड आई विल टेक माई एक्शंस विद रिस्पेक्ट टू माई वेंडर को बुलाऊंगा या उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर क्या फंक्शनल इश्यूज हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है आइडियली AQL जो है इट इज़ बेसिकली ए प्रोबेबिलिटी, जो मैंने आपको बताया 3 और 4, वो एक नंबर जो हम डिफाइन करते हैं वो एक एक्सेप्टेंस है और जिसको 1 होना चाहिए या 100% होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सप्लायर रिस्क, कि मैं एक सप्लायर हूँ और मैं अपने कस्टमर को मटेरियल दे रहा हूँ तो मेरा AQL लेवल कितना हो कि मेरा जो वो प्रोडक्ट है वो रिजेक्ट आगे जा कर के ना हो। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सैम्पलिंग इंस्पेक्शंस, बिकॉज 100% इंस्पेक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो वी हैव टू क्रिएट सैम्पलिंग इंस्पेक्शंस, और सैम्पलिंग इंस्पेक्शंस करने के बाद में हमें फिर AQL लेवल डिफाइन करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन लॉट साइज। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल तरीके से नहीं देना, बिकॉज ये परेटो चार्ट के बारे में आपको कई छोटे छोटे, मतलब आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा या इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल, बट इसको थोड़ा डिटेल में जब आप आंसर देंगे तो सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो आपकी नॉलेज को जज करेगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इट इज़ अ वन ऑफ अ 7 QC टूल। अब ये जो पांचों पॉइंट्स हैं यू शुड टेल। पहला पॉइंट क्या है? स्टैटिस्टिकल टेक्निक है ये, किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए, और जिसके अंदर हमारे पास जो सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड टास्क विच हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, तो इसमें आगे मैं आपको समझाऊंगा कि सीरीज ऑफ बार हाइट रिफ्लेक्टेड इन द फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये बार चार्ट बन के एक उसका इम्पैक्ट दिखाता है फ्रीक्वेंसी के अंदर। थर्ड पॉइंट आता है बार्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें कि लेफ्ट से राइट की तरफ हम चलते हैं, तो जो पहले वाला जो लेफ्ट पे होगा वो सबसे बड़ी हाइट होगी, और इसके अंदर जो लेफ्ट वाले जो होंगे दे आर मोर क्रिटिकल और मोर इंपॉर्टेंट टू सॉल्व। तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स जो ये एक लाइन बोलनी बहुत ज़रूरी है, इट इज़ बेसिकली ये 80-20 रूल, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो मेजरली जो हमारी 80% जो प्रॉब्लम होती हैं या अकर कर रही होती हैं प्रोसेस में, वो सिर्फ 20% के ही कॉजेज होते हैं उनके पीछे। इसीलिए मैंने इस चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारा लेफ्ट की तरफ तो है फ्रीक्वेंसी और राइट की तरफ है परसेंटेज कॉमुलेटिव। नाउ इसके अंदर जो मैंने 80% की जो एक लाइन डाली है, तो आपको क्या करना है कि 80% तक जितने भी जो उसके अंदर पॉइंट्स आते हैं 80% के अंदर यू हैव टू कवर दैट ओनली। तो 80% में कौन कौन से हो रहे हैं? अगर आप ये कर्वेचर वाली जो लाइन को देखेंगे तो इसके अंदर ये 3 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, यानी कि पहला 410, दूसरा 310 एंड 160, जिसको मैंने ऑरेंज कलर के अंदर एक बॉक्स में डाला है, और जिसके अंदर मैंने नीचे दिखाया है कॉज नंबर 3, कॉज नंबर 2 एंड कॉज नंबर 5। ये 3 के ऊपर हमें वर्किंग करनी है और इसको सॉल्व करना है, एंड वी विल इम्प्रूव आवर प्रोसेस। इतनी डिटेल देने के बाद में जो इंटरव्यूअर होगा ही कैन जज योर नॉलेज इज एक्सेलेंट। नाउ दिस इज ऑल्सो फिश बॉन्ड डायग्राम। अब फिश बॉन्ड डायग्राम जब पूछते हैं तो आज की डेट के अंदर जो आंसर हम देते हैं, ये एनवायरनमेंट मैंने जो ऐड किया हुआ है,
कॉजेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट के अंदर ये एनवायरनमेंट का हमें मेंशन करना भी ज़रूरी है। मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो बेसिकली ये है कि ये सारे कॉजेज़, इनकी वजह से जो कॉजेज़ आते हैं, अब हमारा जो राइट की तरफ है, द फेस ऑफ द फिश इज़ द इफेक्ट and the tail is the causes. So these are the causes related with the man, machine, material, environment, material, method and measurement. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मेजरमेंट सिस्टम के अंदर जो कैपेबिलिटी को अगर हम बात करते हैं तो जो 2 R's हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये 2 R's हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी। तो इट इज़ बेसिकली जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिपीटेबिलिटी भी होनी चाहिए और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी होनी चाहिए, और इट इज़ हैविंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी आर स्टडिंग आवर मेजरमेंट सिस्टम कैपेबिलिटीज, सो दैट कि उसके अंदर रिपीटेबिलिटी भी हो और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी हो। एंड 10th क्वेश्चन जो है, दिस इज आल्सो वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट। नॉर्मली प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में हम लोगों को नहीं मालूम होता। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नॉर्मली हम इंडस्ट्री के अंदर करते हैं, तो वी नो। तो इसका एक बढ़िया तरीके से आंसर देने के ये दोनों पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करिए। मैंने कुछ हाईलाइट्स भी किए हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज परफॉर्म टू प्रिवेंट ए ब्रेकडाउन, और जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जो होती है वो होती है डिटेक्ट द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स बिफोर दे टकस। तो इसका मतलब ये है कि कई बारी जैसे मशीन चल रही है, आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर भी दिया, बट अगर एक मशीन चल रही है रियल टाइम के ऊपर आप देख रहे हैं, तो अगर इफ इट इज गिविंग ए साउंड, तो यू हैव टू सी द वेदर द मोटर इज हैविंग सम प्रॉब्लम और वी हैव टू पुट सम ऑयल और गियर ऑयल। सो दिस इज अ प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। सिमिलरली पॉइंट 2 के अंदर जो मैंने बताया है कि ये जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, जिसे हम पीएम भी कहते हैं, इट इज़ परफॉर्म्ड इन ए फिक्स शेड्यूल। बट जो जो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जो होती है वो एक रियल टाइम डाटा होता है जो कि डिटेक्ट करता है पोटेंशियल प्रॉब्लम बिफोर इट अकर्स। और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जो होती है, इट इज़ मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेंटेनेंस बाय एड्रेसिंग इश्यूज बिफोर दे आर रिजल्टिंग टू आवर डाउन टाइम। सो हमें अपनी कंपनीज के अंदर ये कल्चर डालना ज़रूरी है कि हमें प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस भी करनी है। तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए हु इज़ द मेन पर्सन जो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में सपोर्ट करेगा, कैन यू टेल? प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए जो ऑपरेटर है, ही नोज हाउ माई मशीन्स बिहेविंग। तो वो पॉइंट नोट करके देन वो मेंटेनेंस टीम को बताएगा कि मेरे को इधर से साउंड आ रही है, या इधर से हीट बढ़ रही है, या इधर से इसका जो कवर है इट इज़ गिविंग मी ए वाइब्रेशंस। सो दिस वे वी कैन इम्प्रूव। सो ये मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताए जो बड़े क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये तैयारी करके आप जाएंगे यू विल गेट द सक्सेस। और बाकी मैं इसके ऊपर और भी डिटेल के ऊपर हम लोग वीडियो बना करके आपके लिए, और आप जब ये आप स्टडी करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू।